हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और मई मंथ का हमारा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा पार्ट 3 आने के बाद, जिसमें आपको कंबाइंड मिलेगा सभी कुछ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एक ही पीडीएफ में। बाइलिंगुअल रहेगा, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, वीडियो में पढ़ाया जाएगा, वैसा ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मई मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? अजय बांगा हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये है अजय बांगा। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? इनसे पहले कौन थे? डेविड मलपास। डेविड मलपास की जगह बन गए हैं अब अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, द 25th मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इलेक्टेड अजय बांगा हु previously served as the CEO of Mastercard to hold the position for a period of 5 years starting from 2nd of June। ठीक है, इससे पहले ये मास्टरकार्ड के सीईओ थे और 2 जून से 5 साल की अवधि के लिए ये इस पद पर बने रहेंगे। 2 जून से स्टार्ट है, 2 जून 2023 से 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहेंगे अजय बांगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अजय बांगा। कुछ जो है वो याद रखना है। काफी लोगों को न्यूज पता होगी, क्वेश्चन लग रहा होगा मैम ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, मई मंथ का मैंने पूरा कवर करना था इसलिए मैं आपके लिए न्यूज लेके आई हूँ। तो याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं अजय बांगा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है ये भी याद करते चलेंगे। इन्होंने डेविड मलपास को। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? डेविड मलपास। ठीक है, और ये कितने साल के लिए रहेंगे? तो 5 इयर्स के लिए। ठीक है, इनका जो टेन्योर रहेगा 5 इयर्स का रहेगा। और इससे पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ थे। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीईओ ऑफ मास्टरकार्ड अजय बांगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is new features that Airtel Payment Bank has introduced in collaboration with NPCI? NPCI के सहयोग से Airtel Payments Bank ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूछा गया है NPCI के कोलैबोरेशन, विद द कोलैबोरेशन ऑफ NPCI Airtel Payments Bank ने कौन सी नई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है? वो है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर AEPS। ठीक है, face authentication for AEPS. Airtel Payments Bank has collaborated with the NPCI to introduce face authentication for the Aadhaar enabled payment system at its 5 lakh banking points। तो Airtel Payments Bank ने अपने 5 लाख बैंकिंग बिंदुओं पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। याद रखना, 2 लोगों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। और कौन सा नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है? फेस ऑथेंटिकेशन फॉर AEPS। ठीक है, AEPS क्या फुल फॉर्म है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद करते चलना। एनपीसीआई सभी को पता होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीजा द ग्लोबल कार्ड ट्रांजैक्शन कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर इन इंडिया दैट अलाउ यूजर्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट विदाउट द नीड फॉर ए CVV नंबर। ठीक है, द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर वीजा CVV फ्री सर्विस इन इंडिया डज नॉट रिक्वायर। किस चीज की जरूरत नहीं है? इन सब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि वैश्विक कार्ड लेन देन कंपनी वीजा ने भारत में नई सुविधा शुरू की है। ठीक है, जो यूजर्स को CVV नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देती है। भारत में वीजा की CVV फ्री सर्विस के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी की जरूरत नहीं है। ठीक है, द 16 डिजिट कार्ड नंबर, द CVV नंबर, एनी अदर कार्ड डिटेल्स। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, मैंने दोनों में इसको समझा दिया है, हिंदी और इंग्लिश में, कि किस चीज की रिक्वायरमेंट, किस चीज की जरूरत नहीं है ये पूछा गया है। किस चीज के लिए? द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर वीजा CVV फ्री सर्विस इन इंडिया डज नॉट रिक्वायर द 16 डिजिट कार्ड नंबर, द CVV नंबर, एनी अदर कार्ड डिटेल्स। इसी के साथ ही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द
above। ठीक है, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो देख लेते हैं। वीजा द ग्लोबल कार्ड ट्रांजैक्शन कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू फीचर इन इंडिया दैट अलाउज यूजर्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट विदाउट द नीड फॉर ए CVV number. The features applies to tokenized credit and debit cards and is only available for domestic transactions in India. बोला क्या गया है इसमें कि वैश्विक कार्ड लेन देन कंपनी वीजा ने भारत में नई सुविधा शुरू की है जो यूजर्स को CVV नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देती है। ये सुविधा टोकन युक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लागू होती है और केवल भारत में घरेलू लेन देन के लिए ही ये उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 42 एंड समिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म याद रखना, हैज किक्ड ऑफ इन इंडोनेशिया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द 42 आसियान समिट इन इंडोनेशिया? पूछा गया है थीम क्या है इसका। तो आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है और इंडोनेशिया में 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का थीम पूछा गया है। तो थीम है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इज द राइट आंसर। द 42nd Summit of the Association of the Southeast Asian Nations has kicked off in Indonesia with the theme of ASEAN Affairs Epicenter of Growth. तो आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ के साथ, इस थीम के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट, which state has topped the list of states with the highest market borrowing for the थर्ड ईयर इन अ रो अकॉर्डिंग टू RBI डेटा? बोला गया है कि RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम बाजार उधारी वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? लगातार कंटिन्यू रहा है ये स्टेट। कौन सा स्टेट रहा है इन सब स्टेट्स में से? तो वो रहा है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। For a third year in a row, Tamil Nadu has emerged as a state with the highest market borrowings according to data from the RBI. During the April-February period of financial year 23, Tamil Nadu gross market borrowings through the state development loans SDLS stood at rupees, कितना अमाउंट है ये? 68,000 करोड़। ठीक है, बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में ये देख लेते हैं और क्या समझाया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है, वो भी हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। बोला गया है कि कौन सा स्टेट है, जो कौन सा राज्य है जो टॉप रहा है लिस्ट में, किस चीज की लिस्ट में रहा है? तो हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा, तो वो रहा है तमिलनाडु। ठीक है, तो RBI के आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष तमिलनाडु सबसे अधिक बाजार उधारी वाला राज्य बनकर उभरा है, यानी कि हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स वाला राज्य बना है लगातार तीसरे साल तमिलनाडु। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 की अप्रैल फरवरी अवधि के दौरान राज्य की विकास ऋण यानी कि SDL, राज्य की विकास ऋण, SDL क्या बोलेंगे? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है, के माध्यम से तमिलनाडु का सकल बाजार उधार 68,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, क्लियर हो गया। हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स में थर्ड ईयर कंटिन्यू रहा है RBI के डेटा के अनुसार तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव दैट विल प्रोवाइड अ मंथली इंसेंटिव्स ऑफ ₹1,500 टू एलिजिबल वुमेन्स इन द स्पीति वैली? तो उस पहल का नाम क्या है जो स्पीति घाटी में पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए का मासिक प्रोत्साहन प्रदान करेगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। ठीक है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट under the leadership of the Chief Minister Sukhvinder Sukhu has announced a monthly incentives of ₹1,500 for women in the Spiti Valley. The incentives will be provided to the all eligible women including Buddhist nuns above the age of 18 years. This initiative is called the Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi. बोला क्या गया है इसमें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों की सही सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। ठीक है,
And next question. NPCI International Payment Limited has signed a definitive agreement with PPRO, a global digital payment infrastructure provider, to expand the reach of RuPay cards and UPI. What is NIPL? ये पूछा गया है, NIPL है क्या? ठीक है, क्वेश्चन में पहले समझाया गया है कि NIPL का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने रुपे कार्ड और यूपीआई की पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान अवसंरचना प्रदाता पीआरओ के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और पूछा गया है कि एनआईपीएल क्या है? एनआईपीएल क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ सब्सिडरी ऑफ द एनपीसीआई, जैसा बोला गया है ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, नाम में ये समझ में आ रहा है कि सब्सिडरी है किसकी? एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सब्सिडरी है। एनआईपीएल इज अ सब्सिडरी ऑफ किसकी? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये सब्सिडरी है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कंटेंट में दिए गए हैं। और मैं फिर से बोल दूं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं सुन के, लेकिन याद रखिएगा कंटेंट फिर से बता दूं, पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है, लेकिन कंटेंट जरूर पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे हो वैसे पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आने वाले टाइम में कंटेंट से। क्वेश्चन घुमा फिरा के सीधा सीधा क्वेश्चन जो मैंने लिखा यही नहीं पूछा लिया जाएगा, अलग तरीके से भी आएगा। तो कंटेंट पढ़ेंगे तो पूरी नॉलेज रहेगी आप लोगों को, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कंटेंट देख लेते हैं क्या बोला गया है कंटेंट में। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL, a subsidiary of the NPCI, has signed a definitive agreement with PPRO, a global digital payment infrastructure provider, to expand the reach of RuPay cards and the UPI. PPRO global clients include payment service provider, a global merchant acquires around the world. NPCI की सहायक कंपनी है कौन सी? NIPL ने रुपे कार्ड और यूपीआई की पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान अवसंरचना प्रदाता पीपीआरओ के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और पीपीआरओ के वैश्विक ग्राहकों में दुनिया भर के भुगतान सेवा प्रदाता और वैश्विक व्यापारी परिचित भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल ईयर 23 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स रिपोर्टेड अ क्रेडिट ग्रोथ ऑफ -% primarily driven by growth in personal loan and loan to service sector and agriculture and allied activities। तो पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में अनुसूचित वाणिज्यिक कमर्शियल बैंकों ने -% की क्रेडिट वृद्धि दर्ज की है, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋणों में यानी कि जितने पर्सनल लोन्स हैं उनमें वृद्धि और सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर और संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन द्वारा संचालित है। कितने परसेंट पूछा गया है टोटल? क्वेश्चन सिंपल दे पूछा जाएगा, तो वो पूछा गया है कितने परसेंट की ग्रोथ, तो वो है कितना परसेंट ग्रोथ है? 15.4% इज द राइट आंसर। कितना? 15.4। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स रिपोर्टेड अ रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 15.4% in financial year 23 compared to 9.7% in financial year 2022। ठीक है, The growth was powered by personal loans, loans to the services sector and agriculture and allied activities। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.7% की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 23 में 15.4% की मजबूत क्रेडिट वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has been appointed as a new MD of Bank of Baroda? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सभी को पता होगा, लेकिन बस देख लेते हैं, देवदत्ता चंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसको अपॉइंट किया गया है? क्या नाम है इनका? देवदत्त चंद इज द राइट आंसर। ठीक है, देवदत्त चंद इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है देवदत्त चंद जिनको अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी। देवदत्त चंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट मेड ऑन 29th of April। ठीक है, Devdutt Chand is currently serving as the executive director of the bank. He will assume the positions of MD for a terms of 3 years effective from 1st July 2023 और until further notice। ठीक है, तो 29 अप्रैल को की गई एक सरकारी घोषणा के अनुसार देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी अपॉइंट किया गया है। वह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी या अगली सूचना तक 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। अपॉइंट हुए हैं एमडी बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद, इनका नाम है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Who has been appointed as a new MD of Chairman of Bank of India? यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात थी, देवदत्त चंद की। अब पूछा गया है बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रजनीश कर्नाटक। ठीक है, रजनीश कर्नाटक इज द राइट आंसर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड रजनीश कर्नाटक एज द MD of Bank of India. Rajneesh Karnatak currently serves as the Executive Directors of Union Bank of India. ये हैं रजनीश कर्नाटक जो उनको अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड चेयरमैन। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? देवदत्त चंद, जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा का MD अपॉइंट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। India and Russia have agreed to explore the possibility of accepting each other's payment card dash and dash इंडिया में और रशिया में for hassle free payments between the two countries. भारत और रशिया यानी कि इंडिया और रशिया दोनों देशों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए एक दूसरे के पेमेंट कार्ड इंडिया और रशिया को स्वीकार करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं। कौन कौन से? रुपे एंड मिर। ठीक है, रुपे कहाँ का? इंडिया का। मिर कहाँ का? रशिया का। ठीक है, इंडिया एंड रशिया हैव एग्रीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर्स पेमेंट्स कार्ड रुपे एंड मिर फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। तो भारत और रशिया दोनों देशों के बीच परेशानी मुक्त यानी कि कोई भी हैसल फ्री पेमेंट के लिए दूसरे के पेमेंट कार्ड रुपए और मीर को स्वीकार करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। HDFC Bank has introduced a digital distribution platform. HDFC Bank Smart Sathi to connect Dash to the bank. HDFC Bank ने डैश को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी पेश किया है। क्या? इन्वेस्टर, कस्टमर्स, अकाउंटेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ठीक है, HDFC Bank, one of India's leading private sector banks, has introduced this digital distribution platform HDFC Bank Smart Sathi to connect business correspondents and business facilitators to the bank. तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक HDFC बैंक ने अपने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी को पेश किया है ताकि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बैंक को से जोड़ा जा सके। ठीक है, किसने? HDFC बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the new insurance scheme for toddy tappers introduced by the तेलंगाना गवर्नमेंट? तो टॉडी टैपर्स निकालने वालों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई नई बीमा योजना का नाम क्या है? जो ताड़ी निकालते हैं, आपने कुछ लोगों ने जिससे को समझ नहीं आया टॉडी टैपर्स, तो वो जो सुना होगा ताड़ी निकालते हैं, तो वो उन लोगों के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नई बीमा योजना यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो शुरू की है। उस इंश्योरेंस स्कीम का क्या नाम है, ये पूछा गया है फॉर द टॉडी टैपर्स। तो वो कौन सी है? गीता कर्मिकुला भीमा। ठीक है, ये इंश्योरेंस स्कीम है। कुछ लोगों को इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी चाहिए थे, तो ऐसे ही इंश्योरेंस क्वेश्चन होते हैं, अलग से कुछ नहीं होते, इसी के साथ हो जाता है। फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस, सारी न्यूज इकोनॉमिक न्यूज में लेके आती हूँ। ठीक है, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स कॉल्ड गीता कर्मिकुला भीमा। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला भीमन नामक एक नई बीमा योजना की घोषणा की है। किस गवर्नमेंट ने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किन लोगों के लिए? फॉर द टॉडी टैपर्स। न्यू स्कीम क्या है, क्या नाम है? गीता कर्मिकुला भीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख के बता दूं, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको देख के एग्जाम्स में कभी पैनिक नहीं होना कि भैया एक पैराग्राफ के बराबर तो क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका आंसर कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने समझाए, आपने कंटेंट पढ़ा है, चीजों को, न्यूज को, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझाए, तो आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है, लास्ट में एक सिंपल लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता है। तो पहले पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन क्विट नहीं करना है। ठीक है, Microsoft India has announced two new initiatives aimed to supporting small and medium-sized businesses in their digital transformation journey. The tech giant has launched a dedicated helpline and a comprehensive website. What is the digital transformation helpline? पूछा गया है
कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों एसएमबी और उनकी डिजिटल परिवर्तन यात्रा में समर्थन देने के उद्देश्य से 2 नई पहलों की घोषणा की है। टेक्निकल जॉइंट ने एक समर्पित हेल्पलाइन और एक व्यापक वेबसाइट लॉन्च की है। पूछा क्या गया है, देखिए डिजिटल परिवर्तन हेल्पलाइन क्या है। क्वेश्चन मैंने कहा था ना सिंपल होगा, व्हाट इज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है ये, आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं आप इसको पढ़ के इजीली बता पाते हैं। क्या है, अ हेल्पलाइन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस टू नेविगेट देयर टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एंड डिप्लॉयमेंट जर्नी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, a helpline for small and medium-sized businesses to navigate their technological adoption and deployment journey called the digital transformation helpline। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट दिया जाता है, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं क्या इसमें पूछा गया है, क्या बताया गया है। Microsoft India has announced 2 new initiatives aimed at supporting small and medium-sized businesses in their digital transformation journey. The tech giant has launched dedicated helpline and comprehensive website specifically designed to help Indians SMBs address their businesses challenges, improve operations, increase efficiency and drive growth। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू बैन एंड कंपनीज फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट्स रिपोर्ट, मर्चेंट्स पेमेंट्स ओवर द यूपीआई आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाय डैश टू $1 ट्रिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो बैन एंड कंपनी की फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई पर मर्चेंट पेमेंट्स वित्त वर्ष 2026 तक से $1 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। कितना परसेंट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 40 to 50%। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 to 50%। मर्चेंट पेमेंट्स ओवर द यूपीआई इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 40 to 50% टू रीच $1 ट्रिलियन बाय द फिस्कल 2026 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बैन एंड कंपनी। ठीक है, तो बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूपीआई पर मर्चेंट भुगतान 40 से 50% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कितनी, $1 ट्रिलियन। कितना परसेंट का हुआ है इंक्रीमेंट, 40 to 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु हैज लॉन्च्ड द G20 टेक स्प्रिंट 2023। तो G20 टेक स्प्रिंट 2023 को किसने लॉन्च किया है। बोथ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। RBI and Bank of International Settlements have announced the launch of the G20 Tech Sprint, G20 Tech Sprint 2023, a global competition aimed at improving cross-border payments through innovative technology solutions। बोला क्या गया है इसमें कि RBI और BIS शॉर्ट में बोलेंगे, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार भुगतान में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट्स डज APSEZ करंटली ऑपरेट। तो APSEZ वर्तमान में कौन से पोर्ट संचालित करता है, तो वो कौन कौन से पोर्ट संचालित करता है APSEZ। ये होता क्या है APSEZ, क्या बोलेंगे इसको, फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। फिर इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए APSEZ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अब जानते हैं कि ये कौन से पोर्ट संचालित करता है, तो वो है मुंद्रा, हजीरा, दहेज, थर्मा इन इंडिया एंड एबॉर्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कंटेंट की बात करेंगे, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड announced that it has completed the sale of its Myanmar Port Coastal International Terminal लिमिटेड फॉर $30 मिलियन। तो APSEZ ने घोषणा की कि उसने अपने म्यांमार बंदरगाह कोस्टल इंटरनेशनल टर्मिनल्स PTI लिमिटेड को $30 मिलियन में बेचने का काम पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI, क्वेश्चन फिर लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन इजीली शांत दिमाग से पढ़ना है। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द RBI
has issued new instruction to all banks and financial institutions in the country to ensure that all wire transfer, whether domestic or international, contains complete information about the originator and beneficiary. Do the RBI updated instruction on wire transfer apply to transactions made using credit card, debit card और PPIs यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? तो RBI ने देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं कि सभी वायर ट्रांसफर, चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, में मूल और लाभार्थी के बारे में पूरी जानकारी हो। क्या वायर ट्रांसफर पर आरबीआई के अद्यतन निर्देश क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेन देन पर लागू होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो, दे डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजेक्शंस मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पीपीआई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इजीली पढ़ सकते हैं आप लोग, दिमाग को बिल्कुल कूल करके। समझ में आ गया। पूछा गया था कि आरबीआई ने देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं कि सभी वायर ट्रांसफर, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, में मूल और लाभार्थी के बारे में पूरी जानकारी हो। या क्या वायर ट्रांसफर पर आरबीआई के अद्यतन निर्देश क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेन देन पर लागू होते हैं? ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, दे डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजेक्शंस मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और पीपीआईस। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है कि आरबीआई हैज इश्यूड न्यू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री टू इंश्योर दैट ऑल वायर ट्रांसफर्स, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑरिजिनेटर एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The SEBI has introduced the legal entity identifier system for issuers that have listed or are planning to list non-convertible securities, securitized debt instruments and security receipts. Who is authorized to issue and manage LEI codes in India? पूछा क्या गया है? सेबी ने जारीकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI प्रणाली की शुरुआत की, जो गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने या सूचीबद्ध करने की योजना बना रहे हैं। भारत के LEI कोड जारी करने और प्रबंधित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो है सेबी। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में समझ में आ जा रहा है कि सेबी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेबी ही तो जारी करता है ना। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। राइट आंसर इज द सेबी। SEBI has introduced the legal entity identifier system for issuers that have listed or are planning to list non-convertible securities, securitized debt instruments and security receipts. ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Switch retains India's BBB ratings with stable outlook as growth potential fights high deficit concerns. What is India's general government debt estimated at in financial year 23? तो फिच ने भारत की बीबीबी रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखा है, क्योंकि विकास क्षमता उच्च घाटे की चिंताओं से डरती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का सामान्य सरकारी ऋण कितना अनुमानित है? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेब्ट एस्टिमेटेड एट इन फाइनेंशियल ईयर 23? तो कितना है? 82.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, Fitch Ratings has affirmed India's long-term foreign currency issuer default rating at BBB with a stable outlook. तो Fitch जो रेटिंग एजेंसी है इसके साथ ही BBB पर with a stable outlook issuer default rating in foreign currency. ठीक है, कितना? 82.8% of GDP. तो what is India's general government debt estimated in financial year 23? तो याद रखिएगा 82.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The RBI has announced that it has deployed its incremental reserves in bonds and securities with a particular focus on US Treasury sovereign security and considered to be among the best investment in the world. पूछा क्या गया है इसमें कि RBI ने घोषणा की कि
उसने अमेरिकी ट्रेजरी पर विशेष ध्यान देने के साथ बॉन्ड और प्रतिभूतियों में अपने वृद्धिशील भंडार को तैनात किया है। और पूछा क्या गया है कि सॉवरेन सिक्योरिटीज आर कंसिडर टू बी अमंग द डैश इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। तो क्या है? सेफेस्ट। Sovereign security are considered to be among the safest investment in the world. ठीक है। RBI has announced that it has deployed its incremental reserves in bonds and securities with a particular focus on US treasuries and debt issued by other top-rated sovereigns. ठीक है। RBI ने ये घोषणा की है, याद रखिएगा, RBI announced that it has deployed its incremental reserves in bonds and securities. Next, Sri Lanka secured a $3 billion bailout package from the Dash in March 2023. न्यूज में रहा था मार्च के टाइम पे, मैंने कवर भी किया था शायद। और तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? श्रीलंका ने मार्च 2023 में किससे $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल किया है? तो IMF से किया है ना। मैंने बताया था IMF ही क्यों, वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं। पाकिस्तान के केस में मैंने बताया था, समझाया था, एक्सप्लेन किया था। किसी को अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होती है तो IMF ही क्यों हेल्प पैकेज प्रोवाइड करता है, हेल्प पैकेज देता है, वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं। ठीक है, ये बताइएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इन द midst of economic crisis, India has decided to extend a $1 billion credit line to Sri Lanka for another year, providing the much needed funds to pay for essential imports. The credit line is a part of the $4 billion emergency assistance extended by India to Sri Lanka during its peak crisis time last year. ठीक है, आर्थिक संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को एक और साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया है, जिससे आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सके। क्रेडिट लाइन पिछले साल अपने चरम संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ग्लोबल कलेक्शन सर्विसेज ऑफर्ड बाय कैश फ्री पेमेंट्स एंड यस बैंक। तो कैश फ्री पेमेंट्स और यस बैंक के द्वारा दी जाने वाली वैश्विक संग्रह सेवाएं क्या हैं? क्या है? एन इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या बोला गया है? कैश फ्री पेमेंट्स एंड यस बैंक हैव जॉइंड हैंड टू लॉन्च ग्लोबल कलेक्शंस एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स हु होल्ड एन अकाउंट विद यस बैंक। बोला क्या गया है कि कैश फ्री पेमेंट और यस बैंक ने ग्लोबल कलेक्शन लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है और यस बैंक में खाता रखने वाले निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संग्रह सेवा है, इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the rebranded loyalty program of Payback India by Bharat Pay? तो भारत पे के द्वारा Payback India के rebranded loyalty program का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत पॉइंट्स, जिलियन, रिवॉर्ड मी, लॉयल्टी प्रो। जिलियन इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत में लीडिंग फिनटेक कंपनी इन इंडिया हैज अनाउंस्ड द रीब्रांडिंग ऑफ पेबैक इंडिया, द कंट्री लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम एज जिलियन। ठीक है, तो भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनी ने भारत पे ने देश के सबसे बड़े मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पेबैक इंडिया को जिलियन के रूप में रीब्रांड करने की घोषणा की है। ठीक है, जिलियन, जिलियन याद रखिएगा। Which bank has been penalized by RBI as of May 2023 for violating the Credit Information Companies Rule 2006? तो किस बैंक को RBI के द्वारा मई 2023 तक साख सूचना कंपनी नियम 2006 के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? HSBC बैंक। बोला क्या गया है? द RBI imposed a monetary penalty of ₹1.73 crore on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC का फुल फॉर्म है, किसी को नहीं पता है तो देख सकते हैं, फॉर वॉलेटिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006। तो RBI ने क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 का उल्लंघन करने के लिए हांगकांग और HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट,
The Financial Stability and Development Council (FSDC) is an apex level body in India that was set up in DAS to strengthen the institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, enhancing financial sector development and inter-regulatory coordinations। तो पूछा गया है कि FSDC भारत में एक शीर्ष स्तरीय निकाय है जिसे वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और अंतर नियामक समन्वय के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में। सीधी सी बात है, एफएसडीसी पूछा गया है कब स्थापित किया गया था, सिंपल से लाइन में ये सब आपको एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या करने के लिए, ठीक है, काम जो उसका वर्क है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल लाइन में बताया गया है कि एफएसडीसी तो पूछा जाएगा कि एफएसडीसी ये इसका वर्क फुल एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन में। मैंने बोला था क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना चाहिए। एफएसडीसी इज एन एपेक्स लेवल बॉडी इन इंडिया दैट वाज सेट अप इन 2010 to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, enhancing financial sector development and inter-regulatory coordination। तो एक्सप्लेन किया गया है ना। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण shared the 27th meeting of Financial Stability and Development Council in New Delhi. This was the first meeting held after the announcement of the budget 23-24। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बजट 2023-24 की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन विद कंटेंट कवर हो गए हैं। मई मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 कवर हुआ है। पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगी। कंप्लीट मई मंथ का होगा आपका, और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए, और हाँ, फिर से कंटेंट जरूर पढ़िए। क्वेश्चन विद कंटेंट हिंदी इंग्लिश जो सुटेबल है जरूर पढ़िए। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। इतनी मेहनत से मैं कंटेंट बनाती हूँ तो आपने पढ़ना जरूर चाहिए। क्वेश्चन जरूर करने हैं एग्जाम्स में, मतलब स्किप नहीं करना है। लेंथी क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है कि वो 1 पैराग्राफ है 2 पैराग्राफ है, कुछ भी है। क्वेश्चन मैंने बोला कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल लाइन में आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना है विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके कंटेंट लाते हैं तो उसको पढ़ो भी जरूर आप लोग, ताकि आप क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाओ। ठीक है, और आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इन सभी पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा किसी भी क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है, और नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारे मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।